सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू लेक्चर। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द मैक्रो एंड द माइक्रो इकोनॉमिक्स। क्या अंतर क्या होता है? नाम से समझ में आ रहा है, मैक्रो मतलब बड़े लेवल पे डील कर रहे हैं, माइक्रो मतलब छोटे लेवल पे डील कर रहे हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स की जब बात आती है तो यहाँ पर हम पूरी इकोनॉमी को एज अ होल पढ़ते हैं, ठीक है। एंटायर इकोनॉमी एज अ होल इसको पढ़ा जाता है। वहीं पर अगर बात करें माइक्रो इकोनॉमिक्स को तो ये एक इंडिविजुअल लेवल पे पढ़ा जाता है, ठीक है। ये जैसे मैंने बताया एंटायर इकोनॉमी की बात कर रहा है, एंटायर इकोनॉमी की, और ये स्पेसिफिक इकोनॉमी की, स्पेसिफिक इकोनॉमी की। जैसे लेट्स से फॉर एग्जांपल व्हेन वी आर स्टडिंग अबाउट नेशनल इनकम, जब हम राष्ट्रीय आय के बारे में पढ़ रहे हैं, दैट इज़ नेशनल इनकम, वो एक मैक्रो इकोनॉमिक्स कॉन्सेप्ट है, बिकॉज वहाँ पर हम पूरी नेशन की इनकम के बारे में चर्चा कर रहे हैं। जब हम बात करते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स की तो वहाँ पर हम एक स्पेसिफिक पर्सन की बात कर रहे होते हैं। हम वहाँ पर बात कर रहे होते हैं डिमांड एंड सप्लाई की, कि क्या क्या फैक्टर्स में हम चेंज ला दें तो डिमांड में चेंज आएगा, सप्लाई में चेंज आएगा, वो हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं, ओके। तो जो भी हम पढ़ेंगे नेशनल इनकम में जीडीपी, जीएनपी, आपका इन्फ्लेशन, फिस्कल पॉलिसीज़, ये सारी चीज़ें मैक्रो इकोनॉमिक्स में आएंगी। वहीं पे जो हम कंज्यूमर बिहेवियर पढ़ेंगे, दैट इज़ डिमांड, सप्लाई, ये सब मैक्रो इकोनॉमिक्स में आएंगी। अब यहाँ पर फादर मदर भी थोड़ा सा हमें पढ़ना होता है, दैट इज़ फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स किसको बोलते हैं? हिंदी में इसको समष्टि अर्थशास्त्र बोलते हैं और हिंदी में इसको सूक्ष्म अर्थशास्त्र बोलते हैं। फादर की जब हम बात करते हैं तो ये जॉन मेनार्ड किनीज को बोलते हैं, और अगर माइक्रो इकोनॉमिक्स में बात करेंगे तो यहाँ पर बोलते हैं हम एडम स्मिथ, एडम स्मिथ को। और एडम स्मिथ ऑप्शन में नहीं होंगे तो हो सकता है ऑप्शन में एल्फ्रेड मार्शल हो। एल्फ्रेड मार्शल को भी हम फादर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स बोलते हैं। इनके द्वारा जो बुक लिखी गई है वो हमें पता होना चाहिए, एंड द बुक इज़ जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी पूरा नाम है, बट इन शॉर्ट आप जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट याद कर सकते हैं। एडम स्मिथ की बात करेंगे तो ही रोट द बुक वेल्थ ऑफ नेशंस, वेल्थ ऑफ नेशंस, ये बुक लिखी जिसमें कि इन्होंने इनविजिबल हैंड्स के बारे में चर्चा करी, ठीक है। देन आते हैं प्राइवेट गुड वर्सेस पब्लिक गुड। देखो इकोनॉमी को क्लासीफाई करने का ये तो एक तरीका है कि हम बड़े लेवल पर छोटे लेवल पे। एक और तरीका होता है, अगर मैं बात करूँ कैपिटलिस्ट और सोशलिस्ट, उसमें सिर्फ 2-3 पॉइंट वो भी मैं चलो बता ही दूंगा अभी, लेकिन पहले हम प्राइवेट और पब्लिक गुड के बारे में समझ लेते हैं कि इनके बीच में क्या अंतर होता है। तो प्राइवेट गुड जो होते हैं वो राइवालरस होते हैं नेचर में, राइवालरस। इसका मतलब क्या होता है? राइवालरस का मतलब ये होता है कि जो उसकी ज़्यादा बोली लगाएगा, जिसके पास दाम है उसको खरीदने का, ठीक है, तो वही उसको उसी को उसका बेनिफिट मिलेगा। लेकिन अगर पब्लिक गुड की बात करें तो ये नॉन राइवालरस होते हैं। नॉन राइवालरस की मतलब ये होता है कि अगर मैंने कंजम्पशन उसका कर लिया तो आपके कंजम्पशन पे उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। एग्जाम्पल की जब हम बात करते हैं तो जैसे फॉर एग्जाम्पल रोड हो गया हमारा, वो एक पब्लिक गुड है क्योंकि सरकार ने बनाया है। ऐसा नहीं कि मैं उस रोड में चलूँगा और आपको नहीं चलने दूंगा क्योंकि मैंने उस रोड को खरीद रखा है। दैट मीन्स कि ये नॉन एक्सक्लूडेबल है, ठीक है, दे आर नॉन एक्सक्लूडेबल, किसी को एक्सक्लूड नहीं किया जा सकता है। लेकिन प्राइवेट गुड के मामले में एक्सक्लूडेबल हैं, यानी किसी को हम एक्सक्लूड कर सकते हैं। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है, क्लियर। और यहाँ पर पॉजिटिव मार्जिनल कॉस्ट होती है, पॉजिटिव मार्जिनल कॉस्ट। और यहाँ पे अगर बात करेंगे तो ज़ीरो मार्जिनल कॉस्ट होती है, यानी कि आपको कोई एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर नहीं करना है इसके कंजम्पशन में, बट यहाँ पर आपको एक्स्ट्रा कंजम्पशन करना पड़ता है। इन 3 पॉइंट के अलावा और पूछेगा तो बन जाएगा, ये 3 पॉइंट ही पूछता है जनरली, ठीक है। तो आपको ज़्यादा लोड लेने की ज़रूरत है नहीं, ओके, क्लियर। अब यहाँ पर थोड़ा सा हम ये देख लेते हैं कि ये कैपिटलिस्टिक और सोशलिस्टिक इकोनॉमी क्या होती है। इसमें बस 2-3 पॉइंट हमें याद रखने होते हैं और सच बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं इससे बनेंगे, बस बनेंगे तो इसी से हो जाएंगे, कैपिटलिस्टिक और सोशलिस्टिक इकोनॉमी। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं बात करूँ, जैसे कैपिटलिस्टिक में यूएसए एग्जाम्पल, इसका सबसे बेस्ट अगर आप एग्जाम्पल कोट करना चाहते हैं। और इसका अगर बात करेंगे तो रशिया, चाइना जैसी इकोनॉमीज़ हैं, ठीक है। प्योरली तो देखो यार कोई कैपिटलिस्ट नहीं होता, प्योरली कोई सोशलिस्टिक नहीं होता, बट हाँ थोड़ा इंक्लाइंड होता है टुवर्ड्स या तो कैपिटलिस्ट या सोशलिस्ट, ठीक है। जैसे इंडिया के, अभी चलो इसके फीचर्स जानते हैं तब आपको समझ में आएगा कि इंडिया भी क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे प्राइवेट ओनरशिप होती है, हर चीज़ में प्राइवेट ओनरशिप होगी, ठीक है। यहाँ पे क्या होती है, पब्लिक ओनरशिप। अब पब्लिक ओनरशिप का मतलब ये होता है कि गवर्नमेंट की ओनरशिप है। जहाँ पर इकोनॉमी में पब्लिक लिखा हुआ है उसका मतलब ये होता है कि वो बात कर रहा है किसकी, वो बात कर रहा है गवर्नमेंट की, रिमेंबर दैट, ठीक है। तो प्राइवेट ओनरशिप है कैपिटलिस्टिक में और पब्लिक ओनरशिप है सोशलिस्टिक में। ये आपको एक पहला पॉइंट ध्यान रखना है। यहाँ पे जो मेन पर्पस होता है दैट इज प्रॉफिट,
यहाँ पे जो मेन पर्पस होता है दैट इज़ प्रॉफिट। सोशलिस्टिक में प्रॉफिट नहीं होता है, सोशलिस्टिक में होता है लोगों का भला करना, लोगों का वेलफेयर करना। ठीक है, क्लियर। यहाँ पर गवर्नमेंट का बहुत इन्वॉल्वमेंट होता है, यानी कंप्लीट इन्वॉल्वमेंट होता है, गवर्नमेंट ही सारा कुछ देख रही है, कंप्लीट इन्वॉल्वमेंट है। ठीक है, गवर्नमेंट का ज़ीरो इन्वॉल्वमेंट है, गवर्नमेंट का, ठीक है, ज़ीरो इन्वॉल्वमेंट है। अब इन्हीं के बीच का जो होता है उसी को मिक्स्ड इकोनॉमी बोल देते हैं। कैपिटलिस्टिक और सोशलिस्टिक के जो बीच का होता है दैट इज़ कॉल्ड एज मिक्स्ड इकोनॉमी। मतलब वहाँ पर प्राइवेट भी होगा, पब्लिक भी होगा, वहाँ पे प्रॉफिट भी होगा, वेलफेयर भी होगा, वहाँ पे थोड़ा थोड़ा इन्वॉल्वमेंट भी होगा गवर्नमेंट का, थोड़ा थोड़ा वहाँ पर इन्वॉल्वमेंट पब्लिक का भी होगा, दैट मीन्स गवर्नमेंट का होगा। तो ये होता है मिक्स्ड इकोनॉमी। जैसे कि इंडिया में हमें पता है कि कई सारे ऐसे हमारे फर्म्स हैं जहाँ पर प्राइवेट ओनरशिप है, कई सारी ऐसे PSUs हैं जहाँ पर गवर्नमेंट है ना, तभी उसका नाम PSU, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस। लेकिन गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की अगर बात करेंगे, भारत की अगर बात करेंगे, तो हम पहले ज़्यादा सोशलिस्टिक की तरफ इंक्लाइंड थे आफ्टर इंडिपेंडेंस, पोस्ट इंडिपेंडेंस। ठीक है, तभी हमने 5 ईयर प्लान को, पंचवर्षीय योजना को इम्प्लीमेंट किया, जो आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे, क्योंकि वो इंस्पायर्ड थे रशिया से, और रशिया जैसे मैंने बताया सोशलिस्टिक है। और कैपिटलिस्टिक की अगर बात करेंगे तो वहाँ पर पूंजीवाद इसको बोलते हैं। पूंजीवाद का मेन है कि भाई प्रॉफिट कमाना है। तो इंडिया धीरे धीरे सोशलिस्टिक से आप देख रहे हैं कैपिटलिस्टिक की तरफ बढ़ रहा है। जैसे जैसे आप देख रहे होंगे कि गवर्नमेंट डिसइन्वेस्टमेंट कर रही है। डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब होता है पब्लिक शेयर होल्डिंग को बेच देना। गवर्नमेंट की शेयर होल्डिंग है किसी ऑर्गेनाइजेशन में, उसको बेच देना, उसको बोला जाता है डिसइन्वेस्टमेंट। तो गवर्नमेंट धीरे धीरे, आप ही सुनते रहते होंगे कि रेलवे को प्राइवेटाइज कर रही है, ये प्राइवेटाइज कर रही है ना, स्कूल्स भी प्राइवेटाइज हो रहे हैं कि भाई गवर्नमेंट स्कूल्स बंद किए जा रहे हैं सो दैट प्राइवेट स्कूल्स में। तो वो सारी चीज़ें क्या हैं एक तरह से हम देखें तो सोशलिस्टिक से टूवर्ड्स हम कैपिटलिस्टिक की तरफ जा रहे हैं। अभी हम आते हैं डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी, पढ़ते हैं कि डिफरेंट सेक्टर्स क्या हैं इकोनॉमी के। तो सबसे पहला है हमारा, पहली बात तो मेनली 3 सेक्टर्स होते हैं इकोनॉमी के। इकोनॉमी के मेनली कितने सेक्टर होते हैं? 3 होते हैं। ठीक, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। ठीक है, प्राइमरी सेक्टर में वो एक्टिविटीज़ आती हैं जो एग्रीकल्चर एंड एलाइड एक्टिविटीज़ हैं। क्या बोलते हैं हम? एग्रीकल्चर एंड एलाइड एक्टिविटीज़, मतलब एग्रीकल्चर और उससे जुड़ी हुई, उससे संबंधित जो गतिविधियां हैं वो प्राइमरी यानी प्राथमिक क्षेत्र में आएंगी। या फिर हम डायरेक्टली बोल सकते हैं कि जो डायरेक्टली नेचर से जुड़ी एक्टिविटीज़ हैं वो प्राइमरी सेक्टर के तहत आएंगी, जो डायरेक्टली नेचर से जुड़ी हुई हैं। क्लियर रहती है चीज़? जैसे फॉर एग्जाम्पल एग्रीकल्चर डायरेक्टली नेचर से जुड़ी हुई है, फिशिंग करना, डेयरी, फॉरेस्ट्री, mining, these all activities are covered under the primary sector. Now talking about the contribution to GDP, प्राइमरी सेक्टर का कितना है? अगर हम 2011 के डेटा के हिसाब से जाएं तो लगभग 14.4% का कंट्रीब्यूशन है। और वहीं LFPR की बात करें, दैट इज लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, यानी कितने लोग एम्प्लॉयड हैं इस सेक्टर में, तो 54.6% ये डेटा है। ठीक, वहीं अगर बात करेंगे सेकेंडरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर में आती है हमारी, इसको सेकेंडरी सेक्टर को हम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी बोलते हैं। इसको हम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी बोलते हैं। तो जितने भी मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़ होती हैं, अब किन चीज़ों को मैन्युफैक्चर किया जाता है? जो चीज़ यहाँ पर बनी है, या फिर यहाँ से ना कि बनी है, बल्कि बोल सकते हैं यहाँ से प्राइमरी सेक्टर का जो पार्ट है। जैसे फॉर एग्जांपल इसने ये गेहूं निकाला, इसने, ठीक है, किसान ने। अब इससे अगर इसको प्रोसेस किया जाएगा, इससे फ्लोर दैट इज़ मैदा बनाया जाएगा, देन बिस्किट बनाए जाएंगे। एवरीथिंग कम्स अंडर द सेकेंडरी सेक्टर। मतलब हर वो चीज़ जिसको मैन्युफैक्चर किया जा रहा है उसको हम सेकेंडरी सेक्टर में रखते हैं। यानी कि जो प्राइमरी सेक्टर में जो चीज़ें निकली वहाँ से, उनको प्रोसेस करके कुछ गुड बनाया जाएगा, सामान बनाया जाएगा, तो वो सेकेंडरी सेक्टर का पार्ट होगा। वहीं अगर बात करें कंट्रीब्यूशन कितना इसका जीडीपी में, तो लगभग आप 31.1% मान के चलो कि इतना इसका कंट्रीब्यूशन होता है जीडीपी में, दैट इज़ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में। अब जीडीपी क्या होता है? जीडीपी हम अभी आगे देखेंगे, इसके जस्ट तुरंत बाद ही हमें जीडीपी देखना है, समझना है क्या होता है। और इसमें एलएफपीआर कितना है? 24.3% लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट। तो ऑटोमोबाइल, फूड प्रोसेसिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, क्लोथिंग, एवरीथिंग कम्स अंडर दी सेकेंडरी सेक्टर, जिस चीज़ को भी मैन्युफैक्चर किया जा रहा है। टर्शियरी सेक्टर पे आते हैं, ये इसको हम सर्विसेज सेक्टर भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें मोस्टली सर्विसेज ऑफर करी जाती हैं टर्शियरी सेक्टर में। किस तरह की सर्विसेज? हेल्थ केयर सर्विसेज, एजुकेशन, फाइनेंशियल सर्विसेज, दैट इज़ जो बैंकिंग वगैरह आती हैं, हॉस्पिटैलिटी। हॉस्पिटैलिटी मतलब ये जो होटल वगैरह ये सब जो सर्विसेज देते हैं वो सर्विसेज क्या होती हैं? ये इनटैंजिबल नेचर की होती हैं। मतलब आप इनको छू नहीं सकते हैं, आप इनको देख नहीं सकते हैं, आप सिर्फ इनको महसूस कर सकते हैं। हेल्थ केयर, एजुकेशन, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ
तो क्या आप देख सकते हो? नहीं। अब आप बोलोगे सर हम तो देख सकते हैं, आप वो देखो लिख रहे हो। जो मैं सर्विस आपको ऑफर कर रहा हूँ, जिससे आपको नॉलेज मिल रहा है, क्या उस नॉलेज को आप देख सकते हो? क्या उस नॉलेज को आप टच कर सकते हो? नहीं कर सकते हो। दैट मीन्स वो टर्शरी सेक्टर में आता है। तो एजुकेशन हो गया, बैंकिंग हो गया, चार्टर्ड अकाउंटेंट की सर्विसेज हो गई, हेल्थ केयर सर्विसेज हो गई, हॉस्पिटल, सब कुछ आपका आएगा टर्शरी सेक्टर में, जो कि सर्विसेज सेक्टर के नाम से भी जाना जाता है। इसका कंट्रीब्यूशन जीडीपी में सबसे ज़्यादा है 54.4%। लेकिन अगर बात करेंगे LFPR की, दैट इज़ लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट की, तो वो सबसे कम है, दैट इज़ 21.1%। कंट्रीब्यूशन जीडीपी में सबसे ज़्यादा और लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट सबसे कम। वहीं पर अगर हम प्राइमरी सेक्टर की बात करेंगे तो कंट्रीब्यूशन सबसे कम और सबसे ज़्यादा लोग यहाँ पर एम्प्लॉयड हैं। ठीक है, इतनी चीज़ क्लियर। अब इनको हम कुछ बोल भी देते हैं, जैसे कि प्राइमरी सेक्टर जो होता है उसको हम रेड कॉलर जॉब्स, जो लोग यहाँ पर काम करते हैं उनको हम रेड कॉलर जॉब्स बोल देते हैं कि ये रेड कॉलर जॉब्स हैं। वहीं अगर हम बात करें सेकेंडरी सेक्टर की तो इनको ब्लू कॉलर जॉब्स बोल देते हैं। ठीक है, ब्लू कॉलर जॉब्स। वहीं अगर बात करेंगे टर्शरी सेक्टर की तो इनको वाइट कॉलर जॉब्स के नाम से जानते हैं। क्लियर है यहाँ तक? अगर ये समझ में आ गई है तो मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम समझ में आ जाएंगे। 3 मेथड होते हैं, 3 के अलावा चौथा नहीं होता है। पहला होता है वैल्यू एडेड मेथड। पहला क्या होता है? वैल्यू एडेड मेथड। दूसरा इनकम मेथड, तीसरा एक्सपेंडिचर मेथड। वैल्यू एडेड मेथड पे आते हैं सबसे पहले। वैल्यू एडेड मेथड, इसी को ही हम प्रोडक्ट मेथड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसी को प्रोडक्ट मेथड भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है? हर स्टेज में कितनी वैल्यू ऐड करी जा रही है उसको कैलकुलेट करके उसको ऐड कर देते हैं तो वैल्यू एडेड मिल जाता है। यानी कि सिग्मा ऑफ ग्रॉस वैल्यू एडेड इज इक्वल टू हर स्टेज में जो वैल्यू ऐड हुई है GVA1, GVA2 डॉट GVA डॉट N, जहाँ तक जाएगा ये, उन सबको ऐड कर देना है। एग्जाम्पल के तौर पे ये एक फार्मर है, इसने गेहूँ प्रोड्यूस किया, मान लेते हैं 100 रुपये का, विदाउट एनी इनपुट कॉस्ट। 0 रुपये की इन्वेस्टमेंट से 100 रुपये का इसने गेहूं प्रोड्यूस किया और इसको बेचा इस मैदे वाले को, जिसने कि इसको 150 रुपये का मैदा 100 रुपये का खरीदा होगा किसान से, 150 रुपये का मैदा बना दिया। और फिर ये 150 रुपये का बेचा होगा इसको बिस्किट वाले को, और बिस्किट वाले ने इसको बना दिया 250 का, 250 का बेचा। तो वैल्यू कितनी है? अब इसमें अगर मैं बात करूं, बेटा बताओ, तो टोटल वैल्यू कितनी ऐड हुई? टोटल वैल्यू ऐड कितनी हुई इस पूरे प्रोसेस में, जिससे कि हमें नेशनल इनकम मिल जाएगी कि नेशन की इनकम कितनी है। ये पहला मेथड है कि पूरे राष्ट्र की आय कितनी है। तो कुछ महानुभाव क्या करते हैं, 100 जोड़ा, 150 जोड़ा और 250 जोड़ा, इन सबको लिखा और जोड़ दिया 200, 300, 400 और 500, और ये गलत हो गया। क्यों? क्योंकि वैल्यू कितनी ऐड हुई है यहाँ से यहाँ तक में 100 की, क्योंकि 100 का उसने गेहूँ प्रोड्यूस कर दिया है। ठीक, फिर यहाँ से यहाँ, या फिर ऐसे अगर मानना चाहते हो कि पहले स्टेज में कितनी हुई है, पहले स्टेज में मतलब यहाँ पे, वही बोल सकते हो कि यहाँ पर यहाँ से यहाँ बेचा इसने 100 रुपये का, फिर यहाँ से यहाँ पर कितना बेचा है, 50 रुपये का सिर्फ वैल्यू ऐड हुआ है। 100 रुपये का तो उसने खरीदा था, सिर्फ 50 की वैल्यू ऐड करी है। एंड देन लास्ट स्टेज में अगर आप देखें तो 150 से 250 हो गया, दैट मीन्स 100 रुपये की वैल्यू ऐड करी है। तो 100 लिखो, 50 लिखो और 100 लिखो, जो आएगा दैट इज़ 250। इतने की वैल्यू ऐड हुई है और ये है कंट्री की GDP 250 रुपया। समझ में आई चीज़ कि हम हर स्टेज में कितनी वैल्यू ऐड करी है। और अगर ये कर देते तो भैया डबल काउंटिंग हो जाती। क्यों? क्योंकि इस 150 में ये पहले से 100 इंक्लूडेड है, ये 150 में पहले से ही 100 इंक्लूडेड है, ये 250 में पहले से वो 150 इंक्लूडेड है। तो अगर तुम फिर बार बार जोड़ते जाओगे तो डबल काउंटिंग एरर हो जाएगा, जो नहीं करना होता है हमें। फिर आते हैं इनकम मेथड पे। इनकम मेथड, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, याद आया? लैंड, वर्कर दैट इज लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, वही फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। इनको क्या मिलता है? फैक्टर ऑफ पेमेंट मिलता है। याद आया 2 सेक्टर ऑफ इकोनॉमी? हाँ, कैसे 2 सेक्टर ऑफ इकोनॉमी? कि ये लोग जो है हाउस होल्ड क्या दे रहे हैं, फैक्टर फॉर प्रोडक्शन दे रहे हैं इसको, कि लो हमारा मेहनताना लो, हमारी ज़मीन लो, हमारा पैसा लो, उसके बदले में हमें पैसा दो, हमें रेंट दो, हमें डिविडेंड दैट इज़ इंटरेस्ट रेट दो। उसके बदले में हम क्या करेंगे, इसको खर्चा करेंगे और तुम हमें गुड्स एंड सर्विसेज दे देना। यही सब हो रहा था। यही सब हो रहा था। तो ये जो होता है ना, वेजेस, रेंट और डिविडेंड, ये वाला, ये इसी को बोल देते हैं इनकम मेथड। इनकम मेथड में ये जो इनकम हो रही है, इंटरेस्ट, रेंट, वेजेस, सैलरी, प्रॉफिट, इसी को बोल देते हैं। ठीक है। अच्छा, ऑपरेटिंग सरप्लस क्या होता है? व्हाट इज ऑपरेटिंग सरप्लस?
ऑपरेटिंग सरप्लस होता है इंटरेस्ट, रेंट, वेजेस, इन सब को नहीं, प्रॉफिट, इन सब को जोड़ लो, वेजेस को हटा दो। वेजेस आर नॉट द पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग सरप्लस, रिमेंबर दैट। ऑपरेटिंग सरप्लस अगर कभी पूछ ले क्या होता है तो वेजेस नहीं इंक्लूड होते हैं ऑपरेटिंग सरप्लस पे, ठीक है, क्लियर। अब आते हैं एक्सपेंडिचर मेथड पे। एक्सपेंडिचर मतलब ये जो लोग खर्चा कर रहे हैं, कंज्यूमर एक्सपेंडिचर, इस लेवल पे अगर हम वो उसको कर लें, टैप कर लें, तो हमें पता चल जाता है कितना क्या खर्चा। अब खर्चा कौन कौन करता है, तो इसका फॉर्मूला होता है चिंगम करके हम याद करते हैं, ठीक है। ये मोटू पतलू वाला चिंगम नहीं है, ये है चिंगम। चिंगम कैसे, चिग्जम याद करो। सी से है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। कंजम्पशन मतलब जो हाउस होल्ड खर्चा कर रहे हैं। अगर ये एक तरीका होता है राष्ट्रीय आय निकालने का, ये एक और नया तरीका है कि जितना सारा लोग खर्चा कर रहे हैं, जैसे कि मैंने खर्चा किया टी शर्ट वगैरह सब खरीदने के लिए, तुमने भी खर्चे वगैरह किए होंगे, तो सारे खर्चों को जोड़ लो जो हाउस होल्ड के द्वारा किया जा रहा है, तो उसको हम बोलेंगे कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ठीक है। आई स्टैंड्स फॉर द इन्वेस्टमेंट, कि कितनी इन्वेस्टमेंट आ रही है, ठीक है। जी से गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट भी कुछ खर्चा करती होगी, वो खर्चा जोड़ लो। एंड दिस इज एक्सपोर्ट, रिमेंबर दिस इज एक्सपोर्ट एंड दिस इज इम्पोर्ट, ओके। इसको कलेक्टिवली हम बोल देते हैं एनएक्स, दैट इज नेट एक्सपोर्ट। नेट एक्सपोर्ट का मतलब है एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट, ध्यान रखना इस चीज़ को, चिग्जम करके लिखते हैं। एंड दिस इज द एक्सपेंडिचर मेथड टू कैलकुलेट द नेशनल इनकम। नाउ कमिंग ऑन टू द एग्रीगेट्स ऑफ नेशनल इनकम। मेथड्स हमने देख लिया, अब एग्रीगेट्स पे आते हैं। एग्रीगेट्स क्या होते हैं, टोटल 8 होते हैं, ठीक, जिसमें कि सबसे पहले हमें समझना है जीडीपी पे, जीडीपी को, ठीक है। जीडीपी का मतलब क्या होता है, तो फुल फॉर्म आई थिंक चलो लिख ही देता हूँ, वैसे तो पता होना चाहिए इतना चीज़, तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद। इसमें हम क्या करते हैं, इट इज़ द वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द टेरिटरी ऑफ अ कंट्री, विद इन द टेरिटरी ऑफ अ कंट्री। ये टेरिटरी है इंडिया की, इसके अंदर जितना भी वैल्यू का गुड और सर्विस प्रोड्यूस हुआ है, गुड का मतलब जो टैंजिबल नेचर का, जिसको छू सकते हैं, टेबल मतलब फर्नीचर हो गया, लैपटॉप हो गया, एसी हो गया, पंखा हो गया, सब ये जो चीज़ें हैं उनको गुड बोलते हैं। सर्विसेज मतलब जैसे मैं आपको ऑफर कर रहा हूँ सर्विस, इतना तो पता है। तो ये जितना भी विद इन द टेरिटरी, ये बहुत इंपॉर्टेंट कीवर्ड है, विद इन द टेरिटरी, यानी कि क्षेत्र के अंदर बन रहा है, उसको जीडीपी बोलते हैं। यहीं पे एक और टर्म आता है जिसको हम बोल देते हैं जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, ठीक है। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट होता है, पूरा सेम होगा, आई अगेन रिपीट, पूरा सेम होगा, वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड, यहाँ तक सब सेम है। इसकी जगह बाय द नेशनल्स ऑफ अ कंट्री आ जाता है, बाय द नेशनल्स ऑफ अ कंट्री। अभी भी कुछ लोगों को पल्ले बात नहीं पड़ी होगी। ये भारत है, ये यूएसए है, मान लो ये ऑस्ट्रेलिया है, हाँ, ये यहाँ पे अफ्रीका है, ठीक है। ये मान लो जो भारत के अंदर रह रहे हैं, कौन रह रहा है डजेंट मैटर, भारतीय है, अमेरिकी है, अफ्रीकी है, कोई भी हो, भारत के अंदर रह के अगर वो जो भी सामान वस्तु बना रहा है या कोई सर्विस दे रहा है, विद इन जितने वैल्यू को दे रहा है उसको मिला लेंगे, जीडीपी बन जाएगा, ठीक। दूसरा जीएनपी बताया, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, उसमें सिर्फ भारतीयों से मतलब है मुझे। यहाँ भी कोई भारतीय होंगे जो काम कर रहे होंगे, यहाँ भी भारतीय होंगे जो काम कर रहे होंगे, यहाँ भी भारतीय होंगे काम कर रहे होंगे, और भारत में तो होंगे ही भारतीय जो काम कर रहे होंगे, हाँ। लेकिन भारत के अंदर कुछ विदेशी ताकतें भी तो होंगी जो काम कर रहे होंगी। मान लेते हैं नीले डॉट से दिखा दिया। अब जीएनपी निकालने के लिए, जीएनपी मैंने क्या बताया, जीएनपी का मतलब ये होता है मुझे इन सफ़ेदों से मतलब है, इन वाइट डॉट से मतलब है। ये वाइट डॉट्स कौन है, ये भारत के लोग हैं, तो मुझे सिर्फ भारत के लोगों से मतलब है, तभी जीएनपी मेरा निकलेगा, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। कैसे निकलेगा, तो सर पहले पूरा जीडीपी ले लो, ठीक है, उसमें नीले ये जो डॉट है उनको हटा दो। मतलब ये नीले डॉट कौन है, नीले डॉट ये विदेशी हैं, ये क्या करेंगे, जो भी कमाएंगे भेज देंगे अपने देश में, तो माइनस कर दो क्या, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। और सर इनकी तो ले लो, ये तो अपने देश में भेजेंगे ना भारत में, इनका तो हाँ, तो जोड़ रहे हैं ना, इतना बढ़ाए क्या जा रहे हो, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ठीक है। यानी जीएनपी मुझे मिल जाएगा अगर मैं जीडीपी में माइनस कर दूंगा फैक्टर इनकम टू अब्रॉड और जोड़ दूंगा फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, और इसी को बोल देते हैं क्या,
जीडीपी प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। समझ में आई? घुमा फिरा के ये लिख सकते हो तुम। अगर तुम्हें जीएनपी चाहिए जीडीपी से तो तुम जीडीपी में एनएफआईए जोड़ दो, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, खत्म बात। अच्छा, अभी मैंने बोला था 8 एग्रीगेट होते हैं, अभी तो 2 ही देखे हैं। अच्छा, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट था, सुनो भैया, अरे ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट था कि नहीं था? अब मुझे नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट चाहिए। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट था, ये दोनों तो देख चुके हैं। अब मुझे नेट नेशनल प्रोडक्ट चाहिए। मैंने किया क्या? ग्रॉस कनेक्ट किया। मैंने किया क्या? ग्रॉस कनेक्ट किया। कुछ मत करो तुम, जीडीपी उठाओ और डेप्रिसिएशन घटाओ। हाँ, जीएनपी उठाओ, डेप्रिसिएशन घटाओ, खत्म। मतलब हमें ये साफ समझ में आ रहा है कि अगर मैं डेप्रिसिएशन घटा देता हूँ, ग्रॉस का नेट हो जाता है, बाकी सब सेम रहता है। ग्रॉस का नेट हो जाता है, बाकी सब सेम रहता है। डेप्रिसिएशन को मूल्य ह्रास को घटाना। ये डेप्रिसिएशन क्या होता है? डेप्रिसिएशन कैपिटल गुड का होता है। कैपिटल गुड क्या होता है? गुड 2 तरह का होता है। गुड्स 2 तरह के होते हैं, एक तो इंटरमीडिएट और एक फाइनल। इंटरमीडिएट वो होते हैं जो कंज्यूम हो जाते हैं प्रोसेस में। चाय पत्ती लेके आया, उसकी चाय बना ली, कंज्यूम हो गई चाय। अच्छा, हाँ। और फाइनल गुड क्या होते हैं? फाइनल गुड 2 तरह के होते हैं। कैसे? कंज्यूमर गुड्स एंड कैपिटल गुड्स। फाइनल गुड भी 2 तरह के होते हैं, कंज्यूमर गुड्स एंड कैपिटल गुड्स। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मैंने चाय पत्ती लाया, ठीक है, मैंने चाय बना ली, वो इंटरमीडिएट में रखूँगा या फाइनल में रखूँगा? तो उत्तर है, अगर मैंने चाय पत्ती बना के खुद के लिए कंजम्पशन कर लिया तो फाइनल है, क्योंकि वो आगे फर्दर इकोनॉमिक प्रोसेस में नहीं बढ़ रहा है। अगर हम किसी चीज़ का यूज़ करके उसको फाइनल गुड बना रहे हैं तो वो इंटरमीडिएट कहलाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे जो चाय वाला होता है, ठीक है, लेट्स से फॉर एग्जांपल डॉली चाय वाला, वो चाय खुद तो कंज्यूम करेगा नहीं, वो बेचेगा उसको। यानी अभी वो इकोनॉमिक प्रोसेस में ख़त्म नहीं हुई है, वो आगे भी बढ़ेगी, तो उसके लिए चाय पत्ती इंटरमीडिएट गुड होगा। लेकिन हमारे लिए जो हम कंज्यूम कर लेंगे उसको तुरंत, वो फाइनल गुड होगा। समझ में आई चीज़ इतनी कि इंटरमीडिएट का मतलब होता है वो प्रोसेस में यूज़ होती है, फाइनल गुड को बनाने में जो चीज़ यूज़ हो रही है। एग्जाम्पल के तौर पे एक फैक्ट्री है बिस्किट बना रही मैदे का इस्तेमाल करके, तो मैदा इंटरमीडिएट होगा। फाइनल 2 तरह के होते हैं, एक तो कंज्यूमर और एक कैपिटल। जो कैपिटल गुड होते हैं, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मेरे पास मेरा लैपटॉप है जिससे मैं खुद की इनकम जनरेट करता हूँ, अपना काम चलाता हूँ। मेरे पास ये पेन टैब है जिसमें मैं घिस रहा हूँ, ये कुछ दिन बाद ये क्या होगा, ख़राब हो जाएगा, मुझे नया लेना पड़ेगा। लैपटॉप मुझे नया लेना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा बताओ? तो यानी कि ये डेप्रिशिएट हो रहा है। सर ये फाइनल होगा कि इंटरमीडिएट होगा? क्योंकि इसका यूज़ करके आप पैसे कमा रहे हैं, आप पढ़ा रहे हैं, इसका यूज़ करके। तो बेटा इसका यूज़ तो कर रहा हूँ, लेकिन ये क्या उस प्रोसेस में कंज्यूम हुआ जा रहा है क्या? हाँ, कि मैंने एक क्लास ली, लैपटॉप ख़त्म हो गया, दिख ही नहीं रहा, चलो भैया चलते हैं दूसरा लैपटॉप लेके आते हैं। हाँ, लिखते पेन टैब ये घिस गया, ख़त्म हो गया। तो फिर ये होता ये है कि उनकी अंदर से या तो उसका सिस्टम सॉफ्टवेयर ख़राब होता रहेगा, या फिर हो सकता है वो लैग करने लगेगा, तो उससे मुझे डिस्कार्ड करना होगा एक टाइम पीरियड के बाद। एंड दैट इज़ कॉल्ड एज डेप्रिसिएशन। मूल ह्रास, मूल्य में कमी हो रही है, और इसलिए डेप्रिसिएशन का कॉन्सेप्ट आता है। ठीक है, जो लोग धंधा करते हैं, टैक्स भरते हैं, तो जो भी उनके पास मशीनें होती हैं उसकी वो डेप्रिसिएशन लगाते हैं। किस हिसाब से? हर साल डेप्रिसिएशन लगती है, इस दर से लगती है डेप्रिसिएशन, इस रेट से लगती है कि अगर मान लो मेरा लैपटॉप है 1 लाख रुपए का और ये मैं 10 साल में डिस्कार्ड कर दूंगा, मतलब जनरली तो गवर्नमेंट डिसाइड करके रखती है कि भाई एक लैपटॉप 10 साल में चलेगा, यानी कि हर साल लगभग ये क्लेम कर सकते हैं इतने का, कितने का, इस तरह का 10,000 का डेप्रिसिएशन। तो एक साथ ना हटा के वो 10,000 का इस तरह से रेगुलर बेसिस पे हर फाइनेंशियल ईयर में वो क्या कर सकते हैं, क्लेम कर सकते हैं। ठीक है सर, मान लो कि हमारे घर में टीवी है और टीवी देखते हैं, वो भी कंज्यूम तो नहीं हो रही, तो भी कैपिटल गुड होगा ना, उससे तुम कोई पैसे थोड़ी ना कमा रहे हो, तो फिर कंज्यूमर गुड होगा। लेकिन सर उसको कंज्यूम थोड़ी ना कर रहे हैं, हाँ, तो उसी को इसीलिए कंज्यूमर ड्यूरेबल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कंज्यूमर ड्यूरेबल। समझ आई बात? 4 हो गए, जीडीपी, जीएनपी, एनडीपी, एनएनपी, 4 हो गए? नहीं 8 हो गए। कैसे? अभी जो मैं तुम्हें पढ़ा रहा था ये सब मार्केट प्राइस पे थे। मार्केट प्राइस 2 चीज़ें होती हैं, एक तो होता है मार्केट प्राइस और एक होता है फैक्टर कॉस्ट।
मार्केट प्राइस का मतलब ये होता है कि मार्केट में कोई चीज़ कितने की मिल रही है, और फैक्टर कॉस्ट का मतलब होता है कि फैक्ट्री में वो कितने की चीज़ बन रही है। समझे? मार्केट प्राइस का मतलब है जैसे कि मैं बिस्किट का पैकेट खरीदने गया तो मुझे मिला 15 रुपये का, लेकिन जब फैक्ट्री में बना होगा तो उसकी लागत कितनी आई होगी, लागत मूल्य हो सकता है कि 10 रुपये आया हो, तो 10 रुपये होगा फैक्टर कॉस्ट, मार्केट प्राइस है 15 रुपये। समझ में आई बात? तो अगर ये मैंने 4 इंडिकेटर जो हैं ये मार्केट प्राइस पे अभी बताया, मार्केट प्राइस मार्केट प्राइस मार्केट प्राइस, सब मार्केट प्राइस पे, सब मार्केट प्राइस पे है। ठीक है, सब मार्केट प्राइस पे ये चारों। अगर इन्हीं को चारों को फैक्टर कॉस्ट पे लिख दूं तो हो जाएगा 8 इंडिकेटर हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? 4 है मार्केट प्राइस पे, 4 वही सेम फैक्टर कॉस्ट पे। अच्छा, तो अगर कभी ये दे दे कि बताओ बेटा जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट क्या होगा, तो पता है क्या क्या करना होता है? जिस भी चीज़ मतलब जीडीपी, एनडीपी, एनएनपी, जीएनपी, जिसका भी फैक्टर कॉस्ट पूछे उसका मार्केट प्राइस उठा लो और नेट इनडायरेक्ट टैक्स घटा दो। नेट इनडायरेक्ट टैक्स घटा दो, क्यों घटा दो वो भी समझ लो। जैसे कि मुझे फैक्टर कॉस्ट निकालना है कि फैक्ट्री में कितने की बनी, तो मैं मार्केट प्राइस में इसको घटा दूं। क्यों भाई फैक्ट्री से यहाँ आते आते वो 10 की 15 की क्यों हो गई? क्योंकि टैक्स लग गया ना उसमें, भाई जीएसटी लग गया ना। अब जैसे कि मान लो कि मैं तो तुम्हें कोर्स दे दूँ 1000 रुपये में, मैं तो तुम्हें कोर्स दे दूँ 1000 रुपये में, लेकिन गवर्नमेंट बोलती है सुनो इधर 18% हमारे लिए भी रिजर्व रखना। हाँ, स्टूडेंट से ले लेना, हम नहीं बोलेंगे डायरेक्टली, नहीं तो हम रिस्पॉन्सिबल हो जाएंगे। तुम लेना, तुम्हें गाली खाना, लेकिन पैसा हमको देना 18% आके। तो 18% क्या करेंगे हम? कोर्स की फीस बढ़ा देंगे। क्यों? गवर्नमेंट को देना ना हमें, इसलिए। तो बनाने की लागत तो ऐसे समझ लो 1000 रुपये आई थी, लेकिन क्योंकि मुझे टैक्स भरना है इसलिए मैंने 18% बढ़ा दिया। ऐसा ही होता है मार्केट प्राइस में। मार्केट में आपको चीज़ रेट फैक्ट्री से क्यों बढ़ के मिलती है? भाई प्रॉफिट हटाने के बाद फैक्टर कॉस्ट में सब प्रॉफिट इंक्लूडेड है। ये मत समझना कि जो बना रहा है वो प्रॉफिट कमाता है ना, वो सब हटा दो। उसके बाद भी वो गवर्नमेंट क्योंकि टैक्स लेती है इसलिए वो बढ़ जाता है। तो हमें क्या करना है? नेट इनडायरेक्ट टैक्स को घटा देना। नेट इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है? इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी है। हाँ, अगर मान लो कि गवर्नमेंट टैक्स लगा रही है तो इस वजह से मुझे प्राइस इंक्रीज करना पड़ेगा। गवर्नमेंट बोलेगी हम सब्सिडी दे रहे हैं तुमको, यानी लोगों को सस्ते दाम में दो, तो उसको फिर घटा भी देना होगा तुम्हें सब्सिडी को, अगर गवर्नमेंट कोई तुम्हें सब्सिडी दे रही है तो। ठीक है, तो इसी को ही लिखने का एक और तरीका है। क्या तरीका है? कुछ नहीं, माइनस को अंदर डाल दो, खत्म। इतना तो गणित आता ही होगा कि माइनस हो जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो लिखने का अनेक तरीके हैं, बात वही है। समझ आई बात? समझ आई बात कि ग्रॉस से नेट में कैसे जाते हैं? डेप्रिसिएशन घटा देते हैं। और डोमेस्टिक से नेशनल में कैसे जाते हैं? एनएफआईए जोड़ देते हैं। और मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट में कैसे जाते हैं? नेट इनडायरेक्ट टैक्स को घटा देते हैं। समझ आई बात? अब कुछ भी बोल दे, ए सुनो, एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट बताओ, ठीक है, और हम तुम्हें दे रहे हैं जीडीपी एट मार्केट प्राइस, तो पता है मैं क्या करूँगा? पहले क्या करूँगा? मुझे एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट चाहिए तो मैं पहले एनएनपी एट मार्केट प्राइस पे निकालूंगा। क्यों? अभी बताया था फैक्टर कॉस्ट अगर मुझे चाहिए तो उसी चीज़ का जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी, एनडीपी जिसका पूछा है उसका मार्केट प्राइस पहले लेके आऊँगा मैं। तो ये जीडीपी का मार्केट प्राइस है, मैं पहले एनएनपी का मार्केट प्राइस लेके आऊँ। कैसे? पहले मुझे इस ग्रॉस का नेट करना पड़ेगा, डेप्रिसिएशन घटा दूंगा, फिर मुझे इस डोमेस्टिक का नेशनल करना होगा, एनएफआईए जोड़ दूंगा। क्या बन गया? एनएनपी एट मार्केट प्राइस बन गया। घटा दूंगा नेट इंटरेस्ट, खत्म। रियल और नॉमिनल जीडीपी, रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी। जीडीपी क्या है? कि देश में कितने का प्रोडक्शन हो रहा है। देश में कितने का प्रोडक्शन हो रहा है? सर हो सकता है लैपटॉप प्रोड्यूस हो रहा है, एसी प्रोड्यूस, ढेरों चीज़ें सब प्रोड्यूस हो रहा है। अच्छा, हम एक चीज़ ले लेते हैं, एक चीज़ मान लो बिस्किट ही ले लेते हैं, एकदम बढ़िया, हमारा सबसे फेवरेट एग्जाम्पल बिस्किट ले लेते हैं। ये फैक्ट्री है। अब मान लेते हैं, ठीक है, कि और ये साल भी थोड़ा सा रुकना है, एक सेकेंड, 2 साल लेते हैं, ये ले लेते हैं 2011 का साल है, ठीक है, 11 का क्यों ले, 15 का ले लेते हैं, आज से 10 साल पहले का, और ये आज 2025 है, ध्यान से, ठीक है। अब मान लो कि आज जो पार्ले जी तुम खा रहे हो, मान लो 10 रुपये का, वो पहले 2015 में 5 रुपये का मिलता होगा। भाई तुम्हें अगर और बहुत दूर जाना है 2010 में चले जाओ, तुम्हें और बहुत अगर जाना है 2010 में आप लोग किस क्लास में थे बताइए? 2010 में
तो 2010 में जो पार्ले जी 5 रुपये का मिलता था वो आज 10 रुपये का मिलता है। ओके ठीक है, तुम्हें ऐसे समझ नहीं आएगा, तो वो फैक्ट्री वाला एग्जांपल समझो। ठीक है, तो फैक्ट्री का अगर मान लो कि ये एक फैक्ट्री है, ठीक है, मैं बोल रहा था कि 2010 में 2010 में 100 रुपये का कंट्रीब्यूशन दे रही थी जीडीपी में, और ये जो आज फैक्ट्री है, ये सेम फैक्ट्री आज 200 रुपये का कंट्रीब्यूशन, यानी 200 रुपये के बिस्किट बना रही है। पहले 100 के बना रही थी, 200 के। तो हम क्या बोलेंगे, सर इसका कंट्रीब्यूशन इन जीडीपी डबल हो गया। क्यों? तो दिख नहीं रहा साफ साफ, 100 का 200 हो गया, तो पहले 100 रुपये की बिस्किट बनाती थी, अब 200 के बना रही है, तो दिख नहीं रहा आपको डबल हो गया। मैं बोलूँगा नहीं बेटा, हो सकता तो तुम्हें अदर साइड ऑफ द कॉइन दिख ही नहीं रहा है, एक्चुअली प्रोडक्शन घट गया है। कैसे? मान लेते हैं कि यहाँ पे 5 रुपये था मूल्य बिस्किट का, 5 रुपये था मूल्य बिस्किट का, और 20 पैकेट बन रहे होंगे बिस्किट के, तभी 100 रुपये का कंट्रीब्यूशन आएगा। 20 पंचे 100, तभी आएगा ना, बताओ भाई, तभी आएगा। लेकिन वही 5 रुपये का बिस्किट जो है आज 20 रुपये का हो गया है। कितने का? 20 का हो गया आज, तो 20 रुपये का हो गया बिस्किट। हो 20 रुपये का बिस्किट हो गया, और 200 रुपये, ये 200 रुपये के बिस्किट बना रहा है, मतलब सिर्फ 10 पैकेट बना रहा है सर। हाँ, पहले 20 बना रहा था, आज 10 बना रहा है, तो मतलब चीज़ों के दाम बढ़ गए हैं। तो कृपया करके अगर आप उसको हटा देंगे, यानी कि हटा देंगे मतलब अगर आप उसको 5 रुपये ही मानेंगे प्राइस को आज भी, तो 50 रुपये निकल के आएगा, आधा हो गया कंट्रीब्यूशन जीडीपी में। और ये जो चीज़ बढ़ गई है 5 से 20, इसी को मुद्रास्फीति बोलते हैं। अगला टॉपिक यही है, अगला यही टॉपिक है हमारा, जिसको हम इन्फ्लेशन बोलते हैं। तो अगर इस इन्फ्लेशन को मैं हटा दूं, समझ बात, अगर मैं इस इन्फ्लेशन को हटा दूं तो आ जाएगा क्या? रियल जीडीपी। और अगर इसको ना हटाऊं तो आ जाएगा नॉमिनल जीडीपी। दैट मीन्स रियल जीडीपी इज एडजस्टेड फॉर इन्फ्लेशन and it is not adjusted for inflation. यानी कि इससे इन्फ्लेशन की हवा निकाल दी है, इससे नहीं निकाली है। इन्फ्लेशन की हवा निकालते कैसे हैं? अभी एक सुई देंगे, उससे निकलेगी वो, वही बताते हो। रियल में क्या होता है कि हम क्या करते हैं ना, एक बेस ईयर मान लेते हैं। इट इज कैलकुलेटेड एट कांस्टेंट प्राइस, यानी कि ये कांस्टेंट प्राइस पे कैलकुलेट होती है, उसको रियल जीडीपी बोलते हैं। ये जो कैलकुलेट होती है एट करंट प्राइस होती है। कांस्टेंट प्राइस का मतलब ये होता है कि मैंने एक प्राइस कॉमन मान लिया 5 रुपये बिस्किट का, चाहे वो 2010 में प्रोडक्शन हुआ हो, चाहे 15 में हुआ हो, चाहे 20 में हुआ हो, चाहे 25 में हुआ हो, 5 रुपये मानूंगा। साफ साफ समझ में आ जाएगा कितना तुम यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हो और कितना तुम्हारा प्रोडक्शन में इंक्रीज हुआ भी कि नहीं, कि फर्जी में इन्फ्लेशन की वजह से वो ज़्यादा दिख रहा है। तो कांस्टेंट प्राइस ले लेते हैं, जिसके लिए हम एक आधार वर्ष निर्धारित कर लेते हैं, बेस ईयर, जो पहले 2011-12 हुआ करता था, लेकिन अभी 2022-23 हो चुका है। अब वो सुई क्या होती है वो जान लो। उस सुई को बोलते हैं प्राइस डिफ्लेटर, हिंदी में मुद्रास्फीति कारक। मुद्रास्फीति कारक, नॉमिनल जीडीपी फॉर्मूला लिख रहा हूं उसका, नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी इंटू 100। इसी को ही हम प्राइस इंडेक्स बोल देते हैं, या फिर जीडीपी डिफ्लेटर या प्राइस इंडेक्स। ठीक है, प्राइस डिफ्लेटर या जीडीपी डिफ्लेटर और प्राइस इंडेक्स। नॉमिनल अपॉन रियल इंटू 100 और आ गया जीडीपी डिफ्लेटर, जिसको प्राइस इंडेक्स बोल देते हैं। व्हाट इज ग्रीन जीडीपी? ग्रीन जीडीपी क्या होती है? एंड व्हाट इज पोटेंशियल जीडीपी? या छोड़ो, या बताओ व्हाट इज रेसेशनरी गैप? व्हाट इज रेसेशनरी गैप? तो ध्यान रखना, ग्रीन जीडीपी होती है जिसमें जो पूरी जीडीपी निकली है
उसमें जो अगर हम एनवायरमेंटल डैमेज को घटा दें, एनवायरमेंटल डैमेज को हटा दें, दैट इज ग्रीन जीडीपी। व्हाट इज रेसेशनरी गैप? रेसेशनरी गैप क्या है? पोटेंशियल जीडीपी। जीडीपी, भारत की औकात इतनी है, जीडीपी की इतनी औकात है, पोटेंशियल है, लेकिन है अभी कितनी है, कितनी अभी, उसको घटा दो, यानी कि पोटेंशियल जीडीपी माइनस रियल जीडीपी। जैसे कि तुम्हारी औकात है 10 घंटे पढ़ने की, लेकिन तुम पढ़ कितना रहो, 7 घंटे, तो 3 घंटे का रेसेशनरी गैप हो गया। ठीक, ग्रीन जीडीपी समझ आ गई? डज इंक्रीज इन जीडीपी मीन्स वेलफेयर ऑफ पीपल? बताओ, क्या जीडीपी अगर इंक्रीज हो रही है तो उसका मतलब ज़रूरी है कि लोगों का वेलफेयर हो ही रहा हो? तो आंसर इज़ नो। ठीक है, जीडीपी अगर बढ़ रही है दैट मीन्स ज़रूरी नहीं कि लोगों का वेलफेयर हो रहा हो, क्योंकि हो सकता है कि जीडीपी में कंट्रीब्यूशन सिर्फ कहीं कहीं पर ही हो रहा हो। ठीक, क्लियर? जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मान लो कि मैं हूँ, ठीक है, जैसे मान लो अंबानी है, ये अडानी है, बहुत पैसा, बहुत प्रोडक्शन कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं, ये पैसा किसको मिलेगा? उन्हीं को मिलेगा। इससे क्या लोगों का वेलफेयर हो रहा है? द आंसर इज़ नो। तो फिर वही मतलब है कि ऐसा नहीं कि जीडीपी अगर इंक्रीज हो रही है तो उसका मतलब ज़रूरी है कि भाई वेलफेयर ही लोगों का हो रहा हो। ठीक है, तो द आंसर इज़ नो। ओके, नेसेसरीली मतलब नहीं है। पर्सनल इनकम क्या होती है? पर्सनल इनकम, देखो, नेशनल इनकम अगर आप लो, ठीक है, अगर मैं पर्सनल इनकम की बात करूँ तो टोटल इनकम ऑफ इंडिविजुअल्स, जितने सारे सोर्सेस से जो इनकम अर्न कर रहे हैं उसको हम बोल देते हैं क्या? पर्सनल इनकम। क्लियर रहती चीज़? जो पूरा हम पर्सनल इनकम, जो पूरा सारे लोग इंडिविजुअल अर्न कर रहे हैं, इसको निकालने का फॉर्मूला होता है जो हमें पता होना चाहिए। पर्सनल इनकम इज इक्वल टू नेशनल इनकम में आप जोड़ देंगे व्हाट? इनकम रिसीव्ड बट नॉट अर्नड, और घटा देंगे इनकम अर्नड बट नॉट रिसीव्ड। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे व्हाट इज द इनकम दैट इज रिसीव्ड बट नॉट अर्नड? ट्रांसफर पेमेंट्स फ्रॉम द गवर्नमेंट, हाँ, ट्रांसफर पेमेंट्स। एग्जाम्पल, सब्सिडी दे रही है भारत सरकार, भारत सरकार जो है स्कॉलरशिप भी दे रही है, भारत सरकार पेंशन वगैरह दे रही है। आपने कुछ किया तो नहीं ना उसके लिए? सब्सिडी मिल रही है, मान लो कि भाई 1000 रुपये लाडली बहना योजना, कुछ किया आपने? हाँ, बस आपका लाडलापन था जिसकी वजह से मिल रही है। तो सब्सिडी, स्कॉलरशिप, पेंशन, ये सब ट्रांसफ़र पेमेंट्स का पार्ट होते हैं, तो इनको जोड़ देते हैं, बिकॉज ये आपने रिसीव तो किया लेकिन अर्न नहीं किया आपने। और ऐसी क्या इनकम होती है जो अर्न तो की जाती है लेकिन मिलती नहीं है? तो जो अनडिस्ट्रीब्यूटेड कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स होते हैं, अनडिस्ट्रीब्यूटेड कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स, आपने कहीं पर इन्वेस्टमेंट करी, ठीक है, आपका प्रॉफिट हो गया, आपने कहीं इन्वेस्टमेंट करी और वो कंपनी अच्छा परफॉर्म करी, लेकिन अभी वो इनकम आपको क्या हुई? मिली नहीं अभी, वो आपको, वो हो सकता है अगले फाइनेंशियल ईयर में मिलेगी, तो उसको घटा देना होता है। क्लियर रहती चीज़? तो पर्सनल इनकम कैसे निकलती है? आप जोड़ देते हैं ट्रांसफर पेमेंट्स को, घटा देते हैं अनडिस्ट्रीब्यूटेड कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स को, और वहाँ से निकल जाती है पर्सनल इनकम। ओके, नाउ टॉकिंग अबाउट व्हाट इज पीडीआई। पीडीआई स्टैंड्स फॉर पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। हाँ, प्रयोज्य आय बोलते हैं हिंदी में डिस्पोजेबल इनकम को। ठीक है, तो डिस्पोजेबल का मतलब ये होता है कि फाइनल सब टैक्स वैक्स भरने के बाद आपके पास कितनी इनकम बची, दैट इज कॉल्ड एज डिस्पोजेबल इनकम। आपके पास जो इनकम है और जितना आपने टैक्स वैक्स भर दिया, वो हटा दिया, उसके बाद जो आपकी इनकम बची है, दैट इज कॉल्ड एज डिस्पोजेबल इनकम। दैट मीन्स कि पर्सनल इनकम माइनस टैक्स। आप टैक्स को घटा दीजिए जो आप गवर्नमेंट को टैक्स देंगे, क्योंकि मान लो आपकी गवर्नमेंट जॉब लगी, आप महीने का मान लो 70,000 कमा रहे हो, ठीक है, साल का कितना हुआ? 8,40,000। उसमें से 40,000 हो सकता है, अभी वैसे तो एग्जेम्प्टेड है 12 लाख तक, ठीक है, ऑलमोस्ट 12.5 लाख तक, लेकिन मान लेते हैं कि आपकी इनकम 2 लाख है, तो 24 लाख हुआ।
24 लाख में आपको 1 लाख टैक्स भरना है, ये तो मैंने कम बोल दिया, 2 लाख टैक्स तो भरना ही भरना है, ठीक है। 2 लाख आपने टैक्स भर दिया, तो जो 2 लाख टैक्स भर दिया उसको आप खर्च तो नहीं कर सकते हो, गवर्नमेंट को देना है, तो 22 लाख जो बचा वो आपका डिस्पोजेबल इनकम होगा, ठीक है। तो टैक्स घटा देना होता है, दैट इज पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। इज दैट क्लियर? एंड देन जब हम कंपेयर करते हैं तो पीपीपी के टाइम से हमारी जो जीडीपी की रैंक आती है वो 3rd आती है, यूएसए और इंडिया के, यूएसए और चाइना के बाद, ठीक है। चलो अभी आते हैं व्हाट इज़ इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति क्या होती है। तो सिंपल, मुद्रास्फीति होती है चीज़ों के दाम बढ़ जाना, चीज़ों के दाम बढ़ जाना इस कॉल्ड एज मुद्रास्फीति, जिसको हम बोलते हैं इंक्रीज इन द जनरल लेवल ऑफ प्राइसेस, ठीक है। दैट इज इंक्रीज जनरल लेवल ऑफ प्राइसेस, दैट इज कॉल्ड एज इन्फ्लेशन या फिर मुद्रास्फीति। अब जब ये होता है, ठीक है, अब जब ये जो होता है इन्फ्लेशन, तो इससे क्या होता है, इससे परचेजिंग पावर डिक्रीज हो जाती है, खरीदने की क्षमता जो है वो कम हो जाती है, परचेजिंग पावर डिक्रीजेस। कैसे डिक्रीज होती है परचेजिंग पावर? जैसे कि मेरे पास 1000 रुपये थे आज से 5 साल पहले, ठीक है। ये मैंने आज से 5 साल पहले किसी को दे दिए थे, अपने दोस्त को, ठीक है। उसने मुझे लौटा के 1000 रुपये दे दिए, लो भाई काम हो गया, ठीक है, 5 साल बाद। तो मैं इसको क्या बोलूँगा, अपना प्रॉफिट बोलूँगा, लॉस बोलूँगा, या फिर कुछ नहीं, कुछ नहीं होगा, नहीं तो प्रॉफिट नॉन लॉस, क्या बोलोगे इसको, क्या बोलोगे इसको? तो आप बोलोगे नीदर प्रॉफिट नॉट लॉस। क्यों? क्योंकि 1000 दिए थे, 1000 मिल गए। दी आंसर इज नो, आंसर तो है लॉस हुआ। कैसे? फिर ये जब मैंने ये चीज़ को ऑब्जर्व किया कि 1000 रुपये में जो जितनी मैं चीज़ें खरीद पा रहा था आज से 5 साल पहले, हो सकता है कि यार मैं अपने लिए एक टी शर्ट और एक जीन्स दोनों खरीद पा रहा था, ठीक है। टी शर्ट 400 रुपये की और जीन्स 600 रुपये की, लेकिन आज मामला ये है कि एक जीन्स ही आ रही है 1000 रुपये में, बस वही जीन्स है, वही जीन्स 1000 रुपये में आ रही। दैट मीन्स आज वो 1000 रुपये की परचेजिंग पावर नहीं रही है, घट गई है। क्यों? इन्फ्लेशन, चीज़ों के दाम बढ़ गए हैं, चीज़ों के दाम बढ़ गए हैं, तो वो जितनी 1000 रुपये में पहले खरीद पा रहे थे उतनी नहीं खरीद पाओगे। तो ऐसे केस में क्या होता है, परचेजिंग पावर जब डिक्रीज़ होती है तो जो लेंडर होता है, जो पैसे देता है, उसका लॉस होता है, जो डेटर होता है उसका प्रॉफिट हो जाता है, जो बोरोवर होता है उसका प्रॉफिट हो जाता है। क्लियर? ठीक है। तो इन्फ्लेशन पर डिपेंड करता है अगर हम किस बेसिस पे क्लासीफाई कर रहे हैं। अगर उसके रेट के बेसिस पे क्लासीफाई कर रहे हैं कि वो कैसे प्राइस मतलब चीज़ों का बढ़ रहा है, तो अगर धीरे धीरे बढ़ रहा है मतलब 3 से 4% बढ़ रहा है तो क्रीपिंग इन्फ्लेशन हो गया, है ना। थोड़ा और ज़्यादा तो वॉकिंग इन्फ्लेशन, और ज़्यादा तो रनिंग, गैलोपिंग, हाइपर इन्फ्लेशन तक चीज़ें जो है चली जाती हैं, जो कि काफ़ी भयंकर वो हो जाता है फिर। ठीक, क्लियर यहाँ पर। अब हम देखेंगे कि यहाँ पे कॉज ऑफ इन्फ्लेशन क्या है। ठीक है, यहाँ पे कॉज ऑफ इन्फ्लेशन क्या है। डिमांड, मतलब 2 तरह का इन्फ्लेशन होता है, एक तो होता है डिमांड पुल और एक होता है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। डिमांड पुल इन्फ्लेशन का मतलब ये है कि लोगों की डिमांड बढ़ गई है कि भाई फॉर एग्जांपल मान लो कि टमाटर लोग खरीद रहे थे, ठीक है। अब एकदम से क्या हुआ, उनकी प्राइस, उनका इनकम बहुत बढ़ गया। ठीक है, जैसे कि कोई 10,000 अर्न कर रहा था तो 15,000, मतलब उनके हाथों में बहुत ज़्यादा पैसा आ गया, ज़्यादा डिमांड करेंगे। लेकिन सर प्रोडक्शन तो उतना ही हुआ है। जैसे मान लो टमाटर 10 किलो ही प्रोड्यूस हुए हैं, 10 लोगों को वो 1-1 किलो दे देता था, लेकिन हैं अभी भी वो 10 लोग, ठीक है, अभी भी 10 किलो टमाटर है, लेकिन वो क्या बोल रहे, नहीं 1 किलो नहीं 2 किलो चाहिए। क्यों? प्रोडक्शन बढ़ गया, तो वो प्राइस बढ़ा देगा। क्यों? क्योंकि उसके पास तो उतना ही है, तो फिर जो है वो प्राइस बढ़ा के देगा, सो दैट जितना किसी के पास उतना पैसा ना हो तो अपने आप वो छट जाए, क्योंकि उसके पास उतना ही है। तो इसको बोलते हैं डिमांड पुल इन्फ्लेशन, caused by an increase in demand, डिमांड साइड इन्फ्लेशन बोलते हैं। ये होता है ड्यू टू इंक्रीज इन प्रोडक्शन कॉस्ट, कॉस्ट पुश बोलते हैं। प्रोडक्शन कॉस्ट मतलब चीज़ों को बनाने में आई लागत। टमाटर को हो सकता है प्रोड्यूस करने में इस बार लागत ज़्यादा आ गई, क्योंकि गलत टाइम में बारिश हो गई तो फसल बर्बाद हो गई।
हो सकता है कि इस बार जो यूरिया है जो डालता था, खाद डालता, जैसे कि अगर आपको पता होगा, पता होना चाहिए आपको कि डीएपी जो होता है, डाई अमोनियम फॉस्फेट, बहुत हाई प्राइस चल रहा है उसका। जो अगर किसानी से जुड़ा होगा आप में से कोई तो उससे पता होगा डीएपी बहुत हाई प्राइस पे चल रहा है आजकल। तो अब डीएपी अगर हाई प्राइस पे चल रहा है तो मुझे डीएपी ज़्यादा महंगा पड़ा एज अ किसान, तो मैं आपको भी ज़्यादा बढ़ा के प्राइस फिर दूंगा जो भी मैं बेचूंगा, क्योंकि मुझे उसको बनाने में आई लागत ज़्यादा हो गई इसलिए। तो इसको बोलते हैं प्रोडक्शन, ये ठीक है। ये होता है डिमांड साइड इन्फ्लेशन और ये होता है सप्लाई साइड इन्फ्लेशन, ठीक है। डिमांड साइड इन्फ्लेशन और ये होता है सप्लाई साइड इन्फ्लेशन। क्लियर इतनी चीज़, ठीक। अब आते हैं मेजर्स ऑफ इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन को कैलकुलेट कैसे करते हैं, कैसे किसी, अब इन्फ्लेशन कैसे पता चलता है इतना % इन्फ्लेशन है, उतना % इन्फ्लेशन है, कैसे पता चलता है? तो उसके लिए इंडिकेटर्स हैं सर। दिख रहा है आपको CPI, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, दिख रहा है आपको होलसेल प्राइस इंडेक्स। 2 लेवल पे हम चेक कर लेते हैं। एक तो होलसेल लेवल पे अगर हमें देखना है, थोक में देखना है। होलसेल मतलब होलसेल का सामान सस्ते दामों में, ऐसा चलता है ना, ऑफर चलता है। तो होलसेल का मतलब ये होता है कि जैसे हम जो एज अ कंज्यूमर हमें जितने पे पड़ रहा है, एग्जाम्पल के तौर पे मेरे पास ही मोबाइल है। अब ये मोबाइल एज अ कंज्यूमर मुझे पड़ा 50,000 रुपये का, लेकिन जिसने होलसेल में निकाला होगा उसको पड़ा होगा 40,000 में, कम में पड़ा होगा। तो अगर हम कंज्यूमर लेवल पे चेक करते हैं तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स एक होता है इंडेक्स, और अगर होलसेल लेवल पे चेक करते हैं तो होलसेल प्राइस इंडेक्स होता है, ठीक। WPI इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? WPI। और इसको बोलते हैं CPI, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, होलसेल प्राइस इंडेक्स। इसको कैलकुलेट करता है ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के तहत आता है। इसको दैट इज CPI को कौन कैलकुलेट करता है? नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस, जो मॉस्पी दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के तहत आता है। बात अगर करूं बेस ईयर की CPI और WPI में, तो बेस ईयर है 2022-23, अभी मैंने बताया, ठीक है। 2022-23 इसमें भी है। इसमें भी एक सेट ऑफ कमोडिटीज़ लिया जाता है CPI में, देन देखा जाता है कि कितना इन्फ्लेशन हुआ कितना नहीं, और WPI में भी लिया जाता है। CPI की अगर जब बात करूंगा वेटेज डिस्ट्रीब्यूशन की, तो फूड एंड बेवरेज, ठीक, सबसे ज़्यादा इसको वेटेज मिलता है। यहाँ पे जो हाईएस्ट वेटेज मिलता है वो मैन्युफैक्चर्ड गुड्स को मिलता है, मैन्युफैक्चर्ड गुड्स को मिलता है क्या? हाईएस्ट वेटेज, ठीक है। हाईएस्ट वेटेज किसको मिल रहा है, समझ में आ गई चीज़? ध्यान रखना इसमें सर्विसेज इंक्लूड होती हैं, इसमें नहीं होती हैं सर्विसेज इंक्लूड। तो लेट्स एग्जाम्पल, अगर गवर्नमेंट को ये देखना है कि सर्विसेज सेक्टर में कितना इन्फ्लेशन हुआ, तो क्या वो WPI के पास जाएगा ना, CPI के पास जाएगा? क्योंकि WPI में तो है ही नहीं वो क्या, सर्विसेज, इसलिए, ठीक है। क्लियर इतनी चीज़? देन अगर बात करें व्हाट इज पहले ये बात कर लेते हैं, डिसइन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, स्टैगफ्लेशन एंड एट द टॉप ऑफ एवरीथिंग कोर इन्फ्लेशन क्या होता है? कोर इन्फ्लेशन। तो विल स्टार्ट फर्स्ट विद द कोर इन्फ्लेशन ओनली। कोर इन्फ्लेशन होता है हेडलाइन इन्फ्लेशन, हेडलाइन इन्फ्लेशन, जिनके पास फ्लैट पैन है देखते जाएंगे, सब लिखा होगा आपके उसमें, माइनस। अब हेडलाइन इन्फ्लेशन क्या होता है? कोर इन्फ्लेशन तो आप बताने चलेगा, हेडलाइन लिख दी। हेडलाइन क्या होता है? जो न्यूज़ की हेडलाइन बनाता है। न्यूज़ की हेडलाइन क्या बनाता है? हाँ, तो जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, ठीक है, वो जो हेडलाइन बनाते हैं उसको हेडलाइन इन्फ्लेशन बोलते हैं। जो मेन इन्फ्लेशन होता है उसको हेडलाइन बोलते हैं। लेकिन उसमें से अगर हम वॉलेटाइल इन्फ्लेशन घटा दें, वॉलेटाइल मतलब फूड एंड एनर्जी, खाना, एनर्जी, एनर्जी मतलब कच्चा तेल, क्रूड ऑयल। अब तुम मुझे बताओ, जो तेल के प्राइसेस होते हैं ऊपर नीचे वॉलेटाइल हैं, क्यों? क्योंकि हम दूसरे पे डिपेंडेंट है। रशिया यूक्रेन वॉर वहाँ पे हो गया, लो यहाँ पे पेट्रोल का दाम बढ़ गया।
वहाँ पर मिडिल ईस्ट में कुछ हो गया, कुछ आतंकी हमला हो गया, कुछ इंस्टेबिलिटी हो गई, लो तेल के दाम बढ़ गए। क्यों? उन पे डिपेंडेंट है ना, इसलिए। फूड कैसे? बारिश अच्छी हो गई, ज़्यादा हो गई, लो। अभी से मैं गाँव गया, हमारी खेती है, अभी गाँव गया था मैं कुछ दिन पहले, खेती है भाई, पूरा लबालब पानी भरा हुआ है। तिल बोई थी, तिल पूरा पानी भरा हुआ है। क्यों? बारिश ज़्यादा हो गई। अब भाई बारिश के मौसम में बारिश नहीं होगी तो क्या होगा? तो थोड़ी सी ज़्यादा होगी तो बारिश ज़्यादा हो गई, फसल ख़राब हो गई। थोड़ी सी बारिश नहीं होगी, सूखा पड़ गया तो फसल ख़राब हो गई। तो प्राइसेस बड़ी जल्दी फ्लक्चुएट करते हैं। तो इन सब को हटा दोगे, हेडलाइन में मेन वाला जो इन्फ्लेशन होता है कोर मिल जाएगा। ठीक। डिसइन्फ्लेशन क्या होता है? डिक्रीज इन द रेट ऑफ इन्फ्लेशन। दिस इज नॉट ऑपोजिट ऑफ इन्फ्लेशन। कि ऐसा नहीं कि इन्फ्लेशन का मतलब होता है चीज़ों के दाम बढ़ रहे हैं, तो डिसइन्फ्लेशन का मतलब चीज़ों के दाम घट रहे हैं। ना, दाम अभी बढ़ रहे हैं लेकिन उस दर से नहीं बढ़ रहे हैं जिस दर से पहले बढ़ रहे थे। तो डिक्रीज इन द रेट ऑफ इन्फ्लेशन, इन द रेट ऑफ इन्फ्लेशन। ठीक है। और डिफ्लेशन का मतलब होता है डिक्रीज इन द जनरल लेवल ऑफ प्राइसेस, जनरल लेवल ऑफ प्राइसेस। समझ में आई चीज़? रेट ऑफ इन्फ्लेशन अगर घट रहा है, इन्फ्लेशन अभी भी है, चीज़ें मान लो पहले 5 से 10 एक साल में, फिर 10 से 20 हो गई, लेकिन अभी 5, फिर 20 से 22 बढ़ी, फिर 22 से 23 बढ़ी। समझ रहे हो? बढ़ा भी रहा है लेकिन उस दर से नहीं बढ़ रहा है। डिफ्लेशन इट इज़ द ऑपोजिट ऑफ इन्फ्लेशन। ये और इन्फ्लेशन का ऑपोजिट है। इन्फ्लेशन में चीज़ों के दाम बढ़ रहे हैं बट यहाँ घट रहे हैं। स्टैगफ्लेशन, स्टैगफ्लेशन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स, स्टैगनेंट एंड इन्फ्लेशन। स्टैगनेंट प्लस इन्फ्लेशन, और इन दोनों को कंबाइन करके स्टैगफ्लेशन बन जाता है। स्टैगनेंट है इकोनॉमी और इन्फ्लेशन भी है तो स्टैगफ्लेशन बन गया। दैट मीन कि एक ऐसी इकोनॉमी जहाँ इन्फ्लेशन तो है लेकिन जीडीपी की ग्रोथ नहीं हो रही है। इन्फ्लेशन तो है लेकिन जीडीपी की ग्रोथ नहीं हो रही है। ठीक। ऐसे ही एक और इंडेक्स होता है हमारा, लिखा है क्या यहाँ पे? नहीं लिखा है। IIP, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। कुछ ऐसी सेट ऑफ इंडस्ट्रीज को ले लिया जाता है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और उस इंडस्ट्रियल लेवल पे चेक किया जाता है कितना इन्फ्लेशन है। इसको भी कैलकुलेट करने का काम मॉस्पी, बट यहाँ पे सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस है CSO जो मॉस्पी के तहत ये काम करता है। बेस ईयर वही, इसका भी रिवाइज पहले 2011-12 हुआ करता था लेकिन अभी एक कमेटी बनी, उसने रिकमेंड किया, 2022-23 हो चुका है। और इसमें 8 कोर इंडस्ट्रीज़ हैं। 8 कोर इंडस्ट्रीज़ हैं। कोर इंडस्ट्रीज़ वो इंडस्ट्रीज़ होती हैं जिन पे बाकी इंडस्ट्रीज़ डिपेंडेंट होती हैं। एग्जाम्पल फर्टिलाइज़र। फर्टिलाइज़र कैसे? क्योंकि फर्टिलाइज़र पे पूरा एग्रीकल्चर डिपेंडेंट है। स्टील पे पूरा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर डिपेंडेंट है। सीमेंट में जो घर और बिल्डिंग और ये सब बनता है उस पर सब कुछ डिपेंडेंट है। नेचुरल गैस, कोल यानी कि कोयला, भाई कोयले से बिजली बनती है, बिजली के बिना तो क्या ही पॉसिबल है। क्रूड ऑयल, कच्चा तेल, नेचुरल गैस, ये सब आते हैं आपके 8 कोर इंडस्ट्रीज़ में। 8 कोर इंडस्ट्रीज़ हैं ये जो मैंने नाम दिए, कोल, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, ठीक है, और आपका सीमेंट हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, फर्टिलाइज़र हो गया, ये सब आते हैं आपकी किस में? 8 कोर इंडस्ट्रीज़ में। ठीक है। अब आते हैं किस पे? एक अलग पूरे नए कॉन्सेप्ट पे, एंड दैट इज़ व्हाट? मनी एंड बैंकिंग पे आते हैं अभी। ठीक है। किस पे? मनी एंड बैंकिंग पे आते हैं। तो मनी के ध्यान रखना, 2 फंक्शंस होते हैं। कितने फंक्शंस होते हैं? 2। एक होता है प्राइमरी फंक्शन, एक होता है सेकेंडरी फंक्शन। और कहीं अगर इक्का दुक्का चीज़ जगह कुछ ऐसा लगे कि ये फैक्टमैन में नहीं हमें दिख रहा है तो उसको वहाँ पे नोट भी कर लेना। ठीक है। प्राइमरी फंक्शन ये होते हैं कि पहला एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज वो ऐड करता है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज। ठीक है। कोई भी चीज़ हमें लेनी देनी है तो वो काम करता है ये। एज अ मेजर ऑफ वैल्यू होता है, मेजर ऑफ वैल्यू। ठीक है। मैं किसी चीज़ की कीमत लगा सकता हूँ कि भाई ये 20 रुपये का, 15 रुपये का, 1 लाख रुपए का, तो मेजर ऑफ वैल्यू है उसका। ठीक है। एंड तीसरा होता नहीं, 2 ही होते हैं, मीडियम ऑफ एक्सचेंज और मेजर ऑफ वैल्यू। सेकेंडरी फंक्शन में होता है जैसे कि स्टोर ऑफ वैल्यू, उसको स्टोर किया जा सकता है जो उसका प्राइमरी फंक्शन नहीं है। ठीक है। ट्रांसफ़र किया जा सकता है उसको किसी एक पर्सन से दूसरे पर्सन में, मैं मनी को ट्रांसफ़र कर सकता हूँ। एज अ स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट, स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट का मतलब ये होता है कि मैं पेमेंट को डेफर कर सकता हूँ। डेफर्ड पेमेंट जैसे कि ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी बैंक प्रोवाइड करती है कि आपके पास जितना है उससे ज़्यादा आप खर्च कर लो,
फिर बाद में भर देना। जो हम EMI भरते हैं स्टैंडर्ड ऑफ, ठीक है, तो वो सब स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट का, कि हमें ये सामान दे दो, हम देते रहेंगे बाद में। तो स्टोर ऑफ वैल्यू ट्रांसफ़र इसको किया जा सकता है मनी को, इन स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट, ये सब सेकेंडरी फंक्शंस होते हैं। ओके, एंड मनी के साथ ये होता है कि भाई मनी में दो चीज़ें होती हैं, एक तो फेस वैल्यू होती है उसकी, और एक होती है इंट्रिंसिक वैल्यू। इंट्रिंसिक वैल्यू, फेस वैल्यू का मतलब ये होता है कि उसके उस सिक्के में कितना लिखा हुआ है और उस सिक्के की कीमत क्या है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे हुआ क्या है, एक टाइम पे तुमने ऐसे कितने लोगों ने ऑब्जर्व किया है कि पहले 5 का सिक्का बहुत मोटा आता था, आज 5 का सिक्का बहुत पतला आता है। बीच में हुआ था ना ऐसे 7-8 साल पहले, एकदम से 5 का सिक्का पतला हो गया। क्यों पतला हो गया वो? क्योंकि ये बांग्लादेश में क्या हुआ, बांग्लादेशी थोड़े से तेज निकले। 5 का सिक्का यहाँ से लेके जाते थे, ऑब्वियस सी बात है 5 रुपये में लेके जाते होंगे 5 के सिक्के उठा के, यहाँ से पिघलाते थे, उसकी ब्लेडें बनाते थे, और एक ब्लेड को जैसे मान लो 10 ब्लेडें बन गई, एक ब्लेड को बेचा 1 रुपये में, तो उस 5 रुपये से 10 रुपये का उन्होंने निकाल लिया। 5 रुपये से 10 रुपये की निकाल लिया भाई, कमाई कर ली उन्होंने। तो ऐसे में बहुत ज़रूरी हो जाता है कि जो करेंसी है उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू, जो करेंसी है उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू कम होनी चाहिए फेस वैल्यू से, फेस वैल्यू ज़्यादा होनी चाहिए। नहीं तो क्या होगा, मान लो कि सिक्का में लिखा है 10 रुपया, हाँ, और सिक्का में लिखा है 10 रुपया, और सिक्के को अगर पिघला के अगर मैं बेच दूँ तो वो बिक जाएगा 50 का, तो फिर तो दिक्कत हो जाएगी ना। तो इसी से फेस वाले ज़्यादा होनी चाहिए इंट्रिंसिक वैल्यू से। क्लियर है? अच्छा, मनी प्रिंट कौन करता है भारत में? प्रिंट कौन करता है? तो ये भी डिपेंड करता है मनी, किस मनी की आप बात कर रहे हैं। ठीक है, जगह की कमी पड़ रही भैया, रुक जा, कमी ना पड़ने देंगे हम तुम्हें। लेफ्ट साइड में ले लो तुम करेंसी को, मतलब कॉइन्स को, और यहाँ पर जो नोट्स होते हैं, पेपर नोट्स होते हैं वो। ठीक है, तो कॉइन्स की मिंटिंग करती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार, और नोट्स ही करती है RBI, एक्सेप्ट ₹1 नोट, एक्सेप्ट 1 रुपये का नोट जो भारत सरकार ही प्रिंट करती है, लेकिन बाकी सारे नोट RBI प्रिंट करती है। अब ये नहीं सर क्यों करती है, वो RBI क्यों नहीं लेती? भाई वो RBI से पूछो, हमसे मत पूछो यार, ठीक है, क्यों करती है ऐसा वो। टाइप्स ऑफ मनी पे आते हैं। टाइप्स ऑफ मनी 3 तरह की होती है, फिएट, फिड्यूशरी, प्लास्टिक। फिएट होती है विच इज़ डिक्लेयर्ड एज अ लीगल टेंडर बाय गवर्नमेंट। ये एक लीगल टेंडर है, यानी कि अगर कोई ये नहीं लेगा तो पेला जाएगा, मतलब लीगल टेंडर है, उसमें लिखा हुआ है कि मैं धारक को इतने रुपए अदा करने का वो सब वचन देता हूँ, RBI गवर्नर के साइन है उसमें, तो आप इसको मना नहीं कर सकते लेने से, तो फिएट है। फिड्यूशरी क्या होती है? फिड्यूशरी जब किन्हीं 2 लोगों के बीच में एक समझौता होता है, तब उसको एक्सचेंज किया जाता है। एक्सेप्टेड बिटवीन 2 पार्टीज ऑन द बेसिस ऑफ ट्रस्ट, नॉट बाई बेसिस ऑफ गवर्नमेंट ऑर्डर। ये ऑन द बेसिस ऑफ ट्रस्ट चलती है। एग्जाम्पल कोई देना चाहेगा? एग्जाम्पल में तो इसमें हमारी करेंसी आ जाएगी, ठीक है, जितने भी सिक्के, बस जो नोट हैं, ठीक है, जाली नोट नहीं, एक्चुअल के नोट। अच्छा, पैरेलल इकोनॉमी क्या होती है? तो जो ब्लैक इनकम जिससे जनरेट करी जाती है उसको पैरेलल इकोनॉमी बोला जाता है, ठीक है, जिससे ब्लैक इनकम, काला धन, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ ट्रस्ट क्या चलता है? एग्जाम्पल के तौर पे चेक, जो चेक है वो ट्रस्ट के बेसिस पे चल रहा है। आप किसी को बोल रहे हो कि यार ये चीज़ मैंने आपसे खरीदी, चेक ले लो, मैं चेक ले देता हूँ, वो बोलेगा भाई मैंने नहीं लूँगा। आप कुछ नहीं कर सकते हैं कि नहीं कैसे नहीं ले सकते हो, ऐसे कैसे नहीं ले सकते हो। मनी को अगर मना किया किसी ने तो आप बिल्कुल उसके खिलाफ एक्शन ले सकते हो, ठीक है। लेकिन चेक अगर आप किसी को दे रहे हो और उसे मना कर दिया कि नहीं भैया हमें तो पेमेंट कैश में चाहिए, ऑनलाइन जैसे भी करो, लेकिन चेक तो नहीं लेंगे, मना कर सकता है। क्यों? क्योंकि यार बाउंस हो गई तो, ठीक है, वो बात अलग है कि हाँ बाउंस हो गई तो कोर्ट तो है, कोर्ट कुछ नहीं है, ठीक है, कोर्ट खेलते रहना, कोर्ट कुछ नहीं होता कोर्ट में, ठीक है। प्लास्टिक मनी की अगर बात करेंगे तो जो डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ये सब होते हैं प्लास्टिक फॉर्म ऑफ मनी होते हैं, ख़त्म बात, ठीक है। अब हम आते हैं मॉनेटरी पॉलिसी टूल और ये सब समझते हैं। अब यहाँ से हम एक्चुअल में मनी एंड बैंकिंग स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी स्टार्ट करने वाले हैं। तो यहाँ से काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ स्टार्ट होने वाली है। तो RBI तो हमसे ये कहता है कि जानकार रहो, लेकिन RBI बैंक से क्या कहता है? RBI बैंक से कहता है कि देखो यार, जो भी तुम्हारे पास पैसा आया है, जो भी तुम्हारे पास डिपॉजिट्स आए हैं, उसका सर्टेन पार्ट आप हमारे पास डिपॉजिट करवा दो एज कैश, यानी सर्टेन पार्ट ऑफ नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी, दैट इज NDTL है। हाँ, लायबिलिटी 2 तरह की होती है, डिमांड लायबिलिटी और टर्म या टाइम लायबिलिटी। लायबिलिटी मतलब डिपॉजिट,
शॉर्ट टर्म डिपॉजिट, डिमांड डिपॉजिट, लॉन्ग टर्म डिपॉजिट, टाइम या टर्म डिपॉजिट। एग्जाम्पल है, मैंने एफडी करवा रखी है। अब एफडी को अब ऐसे तो नहीं कि नहीं ला लो भैया मैं एफडी करवा रही थी, हाँ हमारा पैसा दो भाई। बैंक बोलेगा आपने 2 साल की एफडी करवाई थी ना, 2 दिन में क्यों आ गए तुम, वो ज़रूरत पड़ गई थी हमें, थोड़ा सा काम था। तो ऐसे तो पैसा यार नहीं दे देंगे, देखो यार कुछ अब तुम्हें पेनल्टी लगेगी। देखो तो जो एक फिक्स्ड टर्म के लिए होते हैं, 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल के लिए आप लॉक कर देते हैं, दैट इज़ टर्म डिपॉजिट। एग्जाम्पल के तौर पे फिक्स्ड डिपॉजिट एफडी, एग्जाम्पल के तौर पे आरडी, दैट इज़ रिकरिंग डिपॉजिट। और अगर डिमांड में बात करेंगे तो सेविंग अकाउंट का जो पैसा है, करेंट अकाउंट का जो पैसा है, मतलब एटीएम में जाते हो पैसा खटखट खटखट निकाल लेते हो, बैंक में पर्ची भरते हो पैसा निकाल लेते हो, वो पैसा आपका सेविंग अकाउंट का है। जो लोग धंधा करते हैं उनका ऐसा करेंट अकाउंट होता है। जो लोग धंधा करते हैं, जिनको डेली ट्रांजैक्शन के लिए पैसा चाहिए बार बार, उनका करेंट अकाउंट होता है। आपका सेविंग अकाउंट खुला होगा। जो लोग बिजनेस करते हैं, आपके घर में हो सकता है कि आपके पापा बिजनेस करते हो किसी चीज़ का, तो उन्होंने करेंट अकाउंट खुला रखा होगा बैंक में। तो ये सारा डिमांड डिपॉजिट में आता है। टर्म या टाइम लायबिलिटीज़ या टाइम डिपॉजिट होते हैं, डिपॉजिट ही क्योंकि लायबिलिटी होते हैं, तो एफडी आरडी। तो इसका सर्टेन पार्ट आपको कैश के फॉर्म में रखना है, ऐसा आरबीआई बोलता है। उसको बोलते हैं कैश रिजर्व रेशियो, नकद आरक्षित अनुपात। टोटल पैसा जितना आया है उसका इतना % आपको रख देना है, तो ये रेशियो है। SLR, स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशियो। आरबीआई बोलता है बैंक से कि कैश में तो तुमने सर्टेन पैसा रख दिया, कुछ पैसा आप अपने पास एज अ गवर्नमेंट सिक्योरिटी में इन्वेस्ट कर दो, या गोल्ड ले लो उसका, जिसमें कि आपको ब्याज भी मिलता रहेगा, तो आपको खलेगा भी नहीं। क्योंकि यार कैश में जो तुम पैसा रखोगे, जैसे तुम्हारे घर में कैश पड़ा हुआ है, तो उसकी मूल्य तो डिक्रीज़ हो रही है। तुम मुझे बताओ, तुम्हारे घर में 10,000 रुपये पड़ा हुआ, पिछले 10 साल से पड़ा हुआ है, तुमको क्या लगता है पड़ा हुआ है, घट गया वो पैसा, घट गया पैसा वो? अभी बताए थे इन्फ्लेशन में क्यों घटा वो पैसा, समझ में आई चीज़? तो आरबीआई ऐसा करता क्यों है, बैंक से क्यों बोलता है कि पैसा डिपॉजिट कर दो कैश में हमारे पास? क्योंकि उसको पता है कि अगर मान लो लोग एकदम से आ गए बैंक में कि भाई हमें सब में हमारा पैसा दे दो, तो अगर बैंक सब लोन में चढ़ा देगा तो कहाँ से देगा इनको? तो इसलिए ये एज अ बफर स्टॉक रखता है इसको, पैसे को अपने पास, आरबीआई, इन द फॉर्म ऑफ कैश, कैश रिजर्व रेशियो। स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशियो यानी कि आपका वैधानिक तरलता अनुपात। ये होता है क्या कि भाई आप अपने पास ही रखो, लेकिन गवर्नमेंट सिक्योरिटी गोल्ड वगैरह में इन्वेस्ट कर लो। कैश में तो आपको कोई रिटर्न नहीं मिलता है, ठीक है, नहीं CRR में और SLR में आपको कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल जाएगा। क्योंकि मान लो मेरे घर में सोना पड़ा हुआ है, तो सोने का मूल्य इंक्रीज़ हो रहा है ना, तो मुझे एक तरह से इंटरेस्ट रेट मिल रहा है उसमें। क्लियर हो गया?